कई सिखों के घर जलाए जा चुके हैं, कई सिखों को जलाया जा चुका है। सिख औरतों को बालों से घसीट के घरों से बाहर निकाला जा रहा है और उनको दिखाया जा रहा है, देखो हम तुम्हारे पति को, तुम्हारे बाप को, तुम्हारे बेटे को जला रहे हैं। और फिर उन औरतों का वहीं पे रेप किया जा रहा है। ये सब कुछ हुआ था 1984 की नवंबर में, लेकिन ये सब कुछ शुरू होता है जून 1984 से। नवंबर 1984 के बारे में उमर चक्रवर्ती लिखती है कि जहां पे हमला किया था, सिखों को मारा गया था दिल्ली में, वो जब वहां गई तो एक माँ अपने बच्चे को उठा के गोद में उठा के बैठी हुई थी और वो बच्चा एक भीड़ को आते हुए देख के कहता है, मेरी माँ को मत मारना। तो सवाल ये है कि क्या ये खौफ इन लोगों की जिंदगी से कभी गया या कभी जा भी पाएगा? 1984 में जो भी हुआ वो हर एक सिख के लिए, चाहे वो बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत, मर्द, सबके लिए ही एक दर्दनाक हादसा नहीं कहना चाहूंगा मैं, दर्दनाक साजिश कह सकते हैं आप। 1984 उस वक्त की आग जिसके भी पास से गुजरी ना, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, भुला नहीं पाएंगे वो। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं द कॉर्स ऑफ 1984, 1984 की औरतें। उन्होंने जो सहा है उसको बयान करना मेरे ख्याल से नामुमकिन है, लेकिन एक छोटी सी कोशिश है आपके सामने कुछ चीजें पेश करने की कि उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या हुआ उनके साथ। और सनम जी की किताब है द कॉर्स ऑफ 1984, इसी का सहारा लेके हम चलेंगे। इसमें जितने भी अकाउंट्स हैं उन सारी चीजों की बात करेंगे आपको। शुरू करने से पहले एक बात करनी चाहूंगा, नवंबर 1984 में जो हुआ उसको आम करके लोग सिख दंगे या सिख राइट्स कहते हैं। लेकिन राइट्स जब होते हैं, दंगे होते हैं, उसमें दोनों पार्टियों के हाथों में हथियार होते हैं, दोनों पार्टियां लड़ रही होती हैं, दोनों पार्टीज एक दूसरे का नुकसान कर रही होती। लेकिन नवंबर 1984 में जो हुआ, एक ही पार्टी के हाथ में हथियार और दूसरी पार्टी को मारा जा रहा था, लूटा जा रहा था और उनको पता भी नहीं है भाई हमारे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इसको हम सिख दंगे नहीं, सिख मासेकर कहेंगे पूरी वीडियो में भी, और वैसे भी यही कहना चाहिए। अगर आप इन औरतों की स्टोरीज को पढ़ना, सुनना, देखना शुरू करेंगे तो आपको समझ आएगा कि भाई वो केवल फिजिकली ब्रूटल नहीं था, मेंटली उससे भी ज्यादा ब्रूटल था। उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि पहले इन औरतों ने अपने घर के मर्दों को, चाहे वो पिता हो, भाई हो, हस्बैंड हो या फिर बेटा हो, उनको अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। और उसके बाद उनको ना सोसाइटी में कोई जगह है और ना उनके पास खाने के लिए कुछ है। सनम जी ने अपनी बुक में बहुत सारे रियल अकाउंट्स दिए हैं इन विक्टिम्स को, जो औरतें बची थी 1984 से उनको मिलने के बाद। उन सारे अकाउंट्स में से कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा, बाकी आप पूरी बुक पढ़िएगा। बहुत सही बुक है, बहुत अच्छी बुक है, काफी इंफॉर्मेटिव बुक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीतम कौर की। और इस स्टोरी से मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस वक्त कुछ दिनों के बच्चे भी नहीं बचे थे। प्रीतम कौर अपने पति रछपाल सिंह के साथ 6 जून 1984 को दरबार साहिब के अंदर ही थे। वो एक रूम में थे। रात को 12:15 बजे वो कहते हैं कि एक गोली आई। उन्होंने अपने बच्चे को ऐसे उठाया हुआ था, उनके बच्चे को चीरते हुए उनकी छाती में लग गई गोली और वो बच्चा वहीं पे मर गया। लेकिन प्रीतम कौर किसी तरह से बच, और दूसरी गोली लगती है उनके पति रछपाल सिंह को, जो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो लगती है गोली उनके सर में। वो भी वहीं उसी वक्त मर जाते। रछपाल सिंह वहां पे लेटी हुई है क्योंकि वो भी जख्मी है, खून के तालाब में। छाती पे उनका मरा हुआ बच्चा है जो 18 दिन का है, और साइड में उनके पति पड़े हो। राजबीर कौर एक और सर्वाइवर है जो उस वक्त दरबार साहिब में थी। वो अपने पति को ढूंढने आई थी वहां पे, लेकिन वो वहां पे फंस गई क्योंकि उनको नहीं पता था कि ये सब कुछ होने वाला है। जब ये सब कुछ हो गया, अकाल तख्त साहिब पे हमला हो गया, उसके बाद जब उन लोगों को कैंप में ले जाया गया, वहां पे वो कहती हैं कि मैंने सुना एक ऑफिशियल को कहते हुए कि अगर ये औरतें, ये मिलिटेंट औरतें, इनमें से कोई भी मानती है तो जाओ उनके साथ मजे करो। इसके बाद 19 दिन के लिए राजबीर कौर को अपनी दोनों बेटियों के साथ 19 दिन के लिए जेल में रखा गया। और उन बच्चियों की उम्र पता है क्या है? 5 और 8 साल। ना तो इन कैंप्स में खाने की सहूलियत थी अच्छी, ना वहां पे सैनिटेशन है, ना नहाने की जगह है, अंतों की गर्मी है। चलो ये तो अलग बात रही। अब आपको जेल की बात बताता। जेल में मर्दों को पकड़ के उनके ऊपर टॉर्चर करना तो बहुत ही नॉर्मल सी बात थी उस वक्त, लेकिन औरतों को कैसे यूज किया जाता था? कुलवीर कौर कहती हैं कि मेरे पति को तोड़ने के लिए उसके सामने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक वेव जो होती है ना, उस पर बिठाया गया। मेरी आंखों पे, मेरी जुबान पे शॉक दिए गए ताकि वो टूट जाए। उनको हर रोज लगातार पीटा जा रहा है और ना उनको खाने के लिए कुछ दिया जा रहा है, और जख्मों के ऊपर नमक अलग से लगाया जा रहा है। हमने तो केवल सुना है ना वो जले पे या जख्मों पे नमक छिड़कना,
इन लोगों ने सहा है। इसके बाद लोगों को ना बड़ी आसानी से मार दिया जाता। उनको ऐसे लगता था कि अब इनके साथ काम खत्म हो गया, किसी काम के नहीं रहे, हमने टॉर्चर कर दिया है। ये औरतों को भी नहीं छोड़ा है। कुलबीर कौर ही बताती हैं कि उन्हीं के साथ जेल में एक लड़की थी जिसकी उम्र केवल 18 साल थी, गुरप्रीत कौर उनका नाम। कई दिन उनको जंजीरों में जेल में रखा गया और जब खत्म हो गई कहानी, उनको हरी के पत्तन, एक लेक है, आप नहर कह सकते हैं, दरिया, जो भी कहना चाहो, और वो बहुत ही पॉपुलर है। पता नहीं कितने सिख औरतों, मर्दों, बच्चों की लाशें उस वक्त खाई है 1984 के बाद जो दौर चला था। वहां पे उस लड़की को लेके गए, गुरप्रीत को, और वहां पे मार दिया। अब ये जो सर्वाइवर्स हैं, इनको सर्वाइवर कहना नहीं चाहिए क्योंकि वो, उनका शरीर बच गया, वो अंदर से मरी हुई हैं और या फिर रोज मर रही हैं, क्योंकि ना तो उनको सोसाइटी में कोई जगह दे रहा है, ना उनकी आर्मी हेल्प कर रही है, ना पुलिस हेल्प कर रही है। नवंबर 1984 में हुआ, अगेन उसको भी बयान करना बहुत बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है, लेकिन जो रियल अकाउंट सनम जी ने दिए हैं उनमें से एक आपके सामने रखता हूँ, वो है दर्शन कौर का। दर्शन कौर 1 नवंबर को सुबह बाहर जाती हैं कुछ सामान लेने के लिए। जैसे वो बाहर निकलती हैं, वो एक ग्रुप को बातें करती सुनती हैं, सिखों को मारना है, सिखों को मारने के बाद। अब वो सिख फैमिली से हैं, उन्होंने सुना ये और वो भाग के वापस घर चली गई और अपनी सास को ये सब कुछ बताया। इसके बाद वो ऊपर गई छत पे देखने की भाई चल क्या रहा है। जब उन्होंने जाके देखा तो वहां गुरुद्वारे में से आग की लपटें निकल रही। तो ये भी कहा जाता है कि उस वक्त जिस एरियाज में जो लोकल गुरुद्वारे वहां पे बने हुए थे, जहां पे ज्यादा कम्युनिटी थी, सिखों की पॉपुलेशन थी, उनको जला दिया गया था। अब ये सब कुछ देख के वो भाग के नीचे आई, उन्होंने मेन गेट बंद किया और अपने पति को छुपा दिया। अब उनको तो आना ही था, जो वो ग्रुप वहां पे मॉब खड़ा हुआ था, वो आए, उन्होंने नॉक किया, उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ है तुम्हारा पति। तो उन्होंने बोला कि भाई वो तो बाहर गए। अब उनको पता तो था कि वो अंदर छुपा हुआ है, लेकिन वो चले गए उस वक्त और बाद में और लोग आए, जबरदस्ती घर को तोड़ा उन्होंने, दरवाजा, अंदर घुसे, पति को ढूंढा, बाहर निकाला घसीट के, गले में टायर डाला, तेल से भरा हुआ रजाई फेंकी ऊपर और जला। आपको पता है कि ये जो दरिंदे उस मॉब में, उस ग्रुप में शामिल थे, वो सिर्फ ये नहीं कर रहे थे कि उन मर्दों को निकाल के उनको जला रहे थे, मार रहे थे। दे मेड श्योर कि जो उनकी औरतें हैं, घर की बहनें हैं, जो पत्नियां हैं, माएँ हैं, वो खड़ी हों वहां पे और देखें जलते हुए, चिल्ला रही हैं, वो जला रहे हैं और तुम देखो यहाँ पे खड़े हो। और इससे भी हद ये है कि वहीं पे कुछ औरतों को तो कहीं किसी और घर में ले गए, कुछ औरतों को वहीं पे उन्हीं के घर में जहाँ पे जलाया था पति को, उस साइड में रेप किया जा रहा है। दर्शन कौर कहती हैं कि ये सब कुछ उनके एरिया में, त्रिलोकपुरी की घटना है, उनके एरिया में शाम 4 बजे तक चला, जब सब मर्द जो उनको वहां पे सिख मर्द दिख रहे थे उनको जला दिया, मार दिया। तो वहां पे जो औरतें बची, कुछ तो बेचारी ढूंढ रही हैं कि मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा बाप, मेरा भाई कहाँ गए, और कुछ वहीं पे बैठी सर पटक रही हैं, रो रही हैं। क्या कर सकते हैं, घर क्या करोगे घर के अंदर जाके। पहली बात तो सारे घरों को, जहां जहां उन्होंने मर्दों को जलाए, उन घरों को भी आग लगा दी। अब शाम को उन औरतों को एक पार्क में इकट्ठा किया गया। वो कहती हैं कि वहां से उनका जो दिल करता था, जिसको दिल करता था, उस लड़की को उठा के लेके जाते थे और रेप कर देते थे। कुछ लड़कियां तो वापस ही नहीं आई, जो आई उनके बदन पे कोई कपड़ा नहीं था, लेकिन निशान बहुत सारे थे। दर्शन कहती हैं कि उस दिन ना तो उन्होंने किसी बच्ची को छोड़ा, ना किसी बूढ़ी औरत को। वो कहती हैं कि एक 50 साल की औरत को वहीं उस पार्क में सबके सामने रेप किया उन्होंने। इन औरतों का नर्क जो है वो अभी यहीं खत्म नहीं हुआ, इन लोगों को भी कैंप में लेके गए, लेकिन अगेन वहां पे भी कोई सहूलियत है नहीं ढंग की। अब वो दर दर भटक रही हैं, कैंप से निकली बाहर दर दर भटक रही हैं। ना तो आर्मी उनकी मदद कर रही है, ना पुलिस मदद कर रही है, स्ट्रेंजर से मदद मांगी जा रही है। वो तो क्या ही मदद करेंगे जब पुलिस और आर्मी ही मदद नहीं कर पा रहे। अब खाने पीने को कुछ नहीं है और कोई दे भी नहीं रहा, क्योंकि इतनी ज्यादा हेट फैलाई जा चुकी है। दर्शन कौर कहती हैं कुछ माओं ने नालियों में से निकाल के अपने बच्चों को पानी पिलाया, और ये मुझे कहने में भी शर्म आ रही है, ये बुक में लिखा हुआ है। वो कहती हैं कि एक माँ ने अपने बच्चों को अपना यूरिन ही पिलाया। दर्शन कौर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कहती हैं कि, और आप भी सोच के देखिएगा कि जिन औरतों के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार हुए, आपको क्या लगता है उन्होंने किसी को बताया होगा? बताना तो चाहिए ना, इतनी बड़ी दरिंदगी हुई है भाई, लेकिन नहीं बताया। और इसका कारण पता क्या है? 2 कारण इसमें नजर आते हैं इस बुक में भी। पहला ये था कि भाई हमारे साथ शादी कौन करेगा, पहले ही सब कुछ लुट गया है। और दूसरा ये कारण था कि अगर हमने किसी का नाम ले दिया तो वो हमें मारने फिर से आ जाए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। वो छोटा कहने में है, बहुत बड़ा सवाल है। आप इमेजिन करके देखिए, आप एक औरत है, यहाँ पे मैं हिंदू सिख मुस्लिम किसी की बात नहीं करता, और अगर आप इस पूरे कासे को देखें तो ये कभी भी हिंदू वर्सेस सिख नहीं था, और ना ही इसको कभी इस तरह से पोर्ट्रे करना चाहिए। तो अभी एक आम औरत, इंसान जो अपने घर पे बैठी हुई है,
पति आपका तैयार हो रहा है, आपके बच्चे तैयार हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए, पति ऑफिस जाने के लिए, आप खाना बना रही हैं, पीसफुल सा दिन शुरू हो रहा है, लेकिन तभी आपके घर पे कोई नॉक करता है, एक ग्रुप ऑफ मेन, एंड वो जबरदस्ती अंदर घुसते हैं। आपके बच्चे क्योंकि वो मर्द है, आपका पति क्योंकि वो मर्द है, उनको घसीटा है, उनके गले में टायर डाले और उनको जला दिया आपकी आंखों के सामने, और आपको बालों से पकड़ के वहां पे खड़ा किया जा रहा है कि देख तेरे पति को जला रहे हैं हम, और वहां फिर आपके पति की लाश के सामने आपको रेप किया जा रहा है। कैसा लगेगा आप? और उसके बाद आप क्या करना चाहेंगे? आप उसके अगला इंस्टेंट आपका जो इमोशन होगा वो क्या होगा? अब ये औरतें जिन पे घर बर्बाद कर दिए जा चुके हैं, जिनके पति, बच्चे, बाप, बेसिकली घर के मर्द जो कमा सकते थे उनको मार दिया गया। अब इन औरतों को कमाना पड़ेगा जिनको कुछ नहीं आता, ये कभी बाहर गई नहीं है, और ऊपर से ये हो गया है कि वो उस कम्युनिटी से हैं जिनके खिलाफ नेशन वाइड हेट फैलाई जा रही है। कौन काम देगा और कैसे वो काम कर पाएंगी? वो तो एक ऑब्जेक्टिफाई किया जाएगा ना उनको। वैसे ही औरत को काम करना मुश्किल है सोसाइटी में, और ऊपर से ये सारी चीजें इतने बड़े मेंटल बर्डन के साथ, इतने बड़े दर्द के साथ कोई काम कैसे कर भी पाएगा? ये कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप सोच के देखिए क्या हुआ होगा, क्या बीती होगी उस वक्त इन औरतों के दिल पे, दिमाग पे। खैर, इसी के साथ एक लास्ट सवाल, एक लास्ट पॉइंट आपके सामने जो मैं रखना चाहूंगा वो ये है, बहुत बार बहुत लोग कहते हैं कि 84 को भूल क्यों नहीं जाते तुम लोग? बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आपकी जिंदगी में से कोई ऐसा इंसान चला जाए, वो मर जाए, मैं बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, मर जाए, जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, क्या आप जब तक जिंदा रहेंगे उनको भूल पाएंगे? जब भी खुशी का दिन होगा वो याद नहीं आएंगे आप? उसी तरह से आप सोच के देखिए, नवंबर का महीना खुशियों का महीना होता है, दिवाली होती है भाई नवंबर में, सभी के लिए होता है, चहल पहल हो रही होती है ना हर तरफ। और उसी नवंबर के महीने में इन औरतों को मजबूर किया गया था अपने पतियों को जलते हुए देखने के लिए, अपने घरों को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने बाप को जलते हुए देखने के लिए। और फिर वहीं पे सोच के देखिए, वो खुशियां थोड़ी दिखती होंगी इनको अपने सामने, इनको वो सीन याद आते होंगे, तो वो कैसे भूल जाएं जब आप और हम अपनी जिंदगी की एक कैजुअलिटी या जो कह लीजिए हमारे साथ कुछ बुरा हुआ वो नहीं भूल सकते। ये इतना बड़ा हादसा तो मेरे ख्याल से बहुत छोटा वर्ड है यहाँ पे। खैर, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, ज़रूर सोचिएगा जिन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बात की है। बुक आपको आसानी से मिल जाएगी, आप उसको अगर पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़िएगा। आप ध्यान रखिए।